कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 1 अप्रैल 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। पढ़ने से पहले हम लोग आज का जो क्या पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इसका हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो रहेगा हमारा मुद्दा कौन सा रहेगा। कश्मीर कालीन उद्योग पर पश्चिमी एशियाई युद्ध का प्रभाव। मतलब जो कश्मीर जो कालीन है उद्योग जो इंडस्ट्री है उसको उस पर जो है कि पश्चिम जो वेस्ट एशिया का जो अभी युद्ध चल रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उसी के तहत हम लोग जानेंगे। हमारा एक बॉडी है, कौन सा बॉडी है, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, CEPC। ठीक है, CEPC यानी कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारा जो रहेगा ये कौन सा रहेगा, ये देखिए आपका, ये रहेगा आपका पश्चिमी एशिया संकट और भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि पश्चिम एशिया जो संकट है और इसका जो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ओवरऑल हम लोग जो आज इकोनॉमिक पर जो हमारा क्या इकोनॉमी पे हमारा प्रभाव पड़ रहा है पश्चिम एशिया का, वो हम लोग संकट जानेंगे। ठीक है, और फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। और तेल की कीमतों पर करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसका प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थर्ड जो आज का मुद्दा रहेगा वो कौन सा रहेगा, भारत में गर्मी, हीट वेव और मानसून का पूर्वानुमान। जो आपका IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ये क्या आपका पूर्वानुमान लगाया है गर्मी पर और हीट वेव पर और मानसून पे। ठीक है, तो वो हम लोग समझेंगे। इसी के तहत हम लोग समझेंगे कि हीट वेव क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। अल नीनो का चर्चा है तो अल नीनो भी जान लेंगे। उसी के तहत हम लोग लाल नीना भी जान लेंगे। ठीक है, फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है जिसको पश्चिमी विक्षोभ आता है। ठीक है, इसी के कारण आपका उत्तर भारत में जो है कहीं ना कहीं आपका जो आपका सर्दियों के मौसम में बारिश जो करवाती है, इसी के कारण होता है। कब आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है उत्तर भारत में। ठीक है, इसी के तहत हम लोग समझेंगे कि IMD क्या है, इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, अब जो फोर्थ मुद्दा रहेगा ये हमारा कौन सा रहेगा कि भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है और वैश्विक भूमिका क्या है। तो भारत का जो अभी क्या हुआ है ना कि गुजरात में सानंद में, गुजरात के सानंद एक जगह है, वहाँ पे PM प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया है और सेमीकंडक्टर का हब बनाने का ये चर्चा चल रहा है, यानी वहाँ पे हब बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेमीकंडक्टर भी आ गया कि क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है वो हम लोग जानेंगे, ISM। ठीक है, जो आपका फिर पैक्स सिल्का जानेंगे कि पैक्स सिल्का किनका है। तो ये USA द्वारा जो स्टार्ट किया गया है वो हम लोग USA के नेतृत्व में किया गया है। अभी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन पैक्स सिल्का चर्चा में था अभी कुछ दिन पहले ही। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। फिर अब फिफ्थ जो है आपका कौन सा मुद्दा रहेगा कि अंतरिक्ष में जो बढ़ता कचरा यानी डेब्रिस जिसको बोला जाता है। ठीक है, डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस, ये मतलब अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा और शासन की चुनौती क्या क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो अंतरिक्ष में बढ़ता का डेब्रिस क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। इसी के तहत केसलर सिंड्रोम क्या होता है ये जानेंगे। इनका समाधान क्या होगा ये हम लोग थोड़ा जानेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 ही मुद्दा है, 5 मुद्दा में ये कम से कम आपका 10-12 मुद्दा हो जाता है। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली आप लोग पढ़ा कीजिए। चलिए हम लोग पहले मुद्दे पे आते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग का पहला मुद्दा क्या है। देखिए क्या बोल रहा है कि आर्टिसियंस बियर वंट ए वेस्ट एशिया वार हिट्स कश्मीर कारपेट एक्सपोर्ट्स। क्या है संदर्भ में, देखिए क्या है कंटेक्स्ट कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष, विशेषकर वेस्ट एशिया में ईरान और इजराइल जिसमें अमेरिका समर्थित जो गुट है उसके बीच तनाव का असर भारत के कश्मीर कालीन निर्यात पर भी पड़ रहा है। तो मुख्य घटनाएं क्या क्या है, तो देखिए तीन बड़े अभी क्या होने वाले थे, 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय कालीन एक्सपो प्रभावित हुए इससे, जो होने वाले थे जिनको स्थगित किया गया। कौन कौन, एक डेनमार्क में होने वाला था कोपेनहेगन लाइफस्टाइल एक्सपो होने वाला था जिसको स्थगित कर दिया गया। किसके कारण, वेस्ट एशिया में जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण। ठीक है, दूसरा था आपका चीन, यानी क्विंघाई। ठीक है, किंघाई किंघाई इंटरनेशनल कारपेट एग्जीबिशन जो होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया। और जो थर्ड है आपका कि शारजा एग्जीबिशन, यानी UAE का शारजा एग्जीबिशन वो भी रद्द हो गया।
तो इन योजनाओं को जो रद्द हुआ है, इसकी जानकारी कौन दिया है? आपका कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में स्थगित या रद्द होने की जानकारी दिया गया है। इससे क्या हुआ है, कहीं न कहीं कश्मीर का जो कालीन जो उद्योग है, कहीं न कहीं ये प्रभावित हो गया है, क्योंकि इन सब चीज़ों में जब एक्सपो ये होता है, एग्ज़िबिशन होता है, तो कहीं न कहीं यहाँ से माल वहाँ पे जाता है और इसकी प्रचार भी होता है और बिकता भी है, ठीक है? तो ये प्रभावित हुआ है। अब हम लोग थोड़ा-सा जानते हैं कश्मीर कालीन उद्योग का इतिहास। क्या है कश्मीर कालीन उद्योग का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कारपेट इंडस्ट्री। तो क्या है कि कश्मीर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कारपेट इंडस्ट्री का? तो ये देखिए क्या है कि कश्मीर जो है ना, कहीं न कहीं कश्मीर कालीन उद्योग भारत का जो सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन हस्तशिल्प परंपराओं में से एक है। जिसकी जड़ें जो है मध्यकालीन इतिहास में मिलती हैं। इनकी रूट कहाँ मिलती हैं? रूट्स जो है आपका कहीं आपका मध्यकालीन यानी मेडिवल हिस्ट्री में आपका मिलता है। यानी इनकी शुरुआत कब हुआ? तो ये हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं। देखिए शुरुआती जो हुआ, ओरिजिन जो हुआ, कश्मीर में कालीन बुनाई की शुरुआती 15वीं शताब्दी यानी 15th सेंचुरी में मानी जाती है। कब मानी जाती है? तो ये याद रखिएगा, कश्मीर में कालीन बुनाई की शुरुआत 15वीं शताब्दी में मानी जाती है। जब वहाँ का जो शासन कर रहा था, अब जो बादशाह था कौन था? जैन उल अबिदीन, ठीक है? जैन उल अबिदीन, ठीक है? तो अबिदीन था वहाँ का बादशाह, उसी के शासन में ये शुरुआती हुआ था कालीन का। कब हुआ था? जैन उल अबिदीन में, ठीक है? अबिदीन के शासनकाल में, जैन उल अबिदीन शासक। उन्होंने क्या कहा था कि फारस यानी ईरान से कुशल कारीगरों को बुलाया था। कहाँ से बुलाया था? तो आपका फारस यानी ईरान से, जहाँ अभी वार चल रहा है, ठीक है? वहाँ से कारीगरों को, कुशल कारीगरों को बुलाया था अल उल अबदीन ने। और कश्मीर में जो कहीं न कहीं कालीन बुनाई यानी कारपेट वेविंग जो है वो स्थापित किया गया। कहाँ किया गया था? कश्मीर में कालीन बुनाई कला यानी कारपेट वेविंग कला का आर्ट को स्थापित किया गया। इसलिए कश्मीरी जो कालीनों में फ़ारसी अभी भी जो है प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो कश्मीरी कालीनों में किसका प्रभाव दिखता है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, किसका? फ़ारसी यानी पर्शियन का, ठीक है? जो फ़ारसी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब मुगल काल में इसका विकास कैसे हुआ? तो देखिए 15वीं शताब्दी के बाद जब आपका मुगल काल जो है आपका 16वीं शताब्दी में आता है, तो उसमें कैसा विकास हुआ? तो मुगल काल में विकास जो हुआ, मुगल पीरियड जो ग्रोथ हुआ, अकबर के शासनकाल यानी आपका लगभग आपका 1505 से ये कहीं न कहीं आपका, सॉरी 1505 बोला, 1500 आपका 67 के आसपास ये या आपका 1560 के आसपास ये जब अपना गद्दी पे संभालता है, तो अकबर के शासनकाल में कालीन उद्योगों को राजकीय संरक्षण मिला। तो कहीं न कहीं मुगल काल में भी इसको राजकीय संरक्षण मिला था। शाही दरबार के लिए विशेष कालीन बनाए जाने लगे उस समय, ठीक है? डिज़ाइन, गुणवत्ता में बड़ा सुधार हुआ। किसके दौरान? अकबर के शासन में। इस दौर में कश्मीरी कालीनों की पहचान लग्जरी उत्पादों में के रूप में होने लगी। तो यानी अकबर तक आते-आते क्या हुआ? लग्जरी ये प्रोडक्ट बन गया। और वहीं अब चलते हैं कि ब्रिटिश काल में यानी कॉलोनियल पीरियड में क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ कि कश्मीरी कालीनों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार हुआ। यहाँ से क्या किया गया कि भारत से विदेशों में भेजा जाने लगा। यूरोप और अन्य देशों में इसका निर्यात बढ़ा। लेकिन क्या हुआ कि कारीगरों का शोषण भी होने लगा, ठीक है? काश्तकार मतलब इसको मतलब शोषण किया जाने लगा। उत्पादन अधिक व्यापार केंद्रित हो गया। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता था वो कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यापार केंद्रित होने लगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपका ब्रिटिश काल में हुआ। और स्वतंत्रता के बाद वाले जो स्थिति देखते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्या हुआ कि आज़ादी के बाद इसका क्या होता है? तो देखिए आज़ादी के बाद ये होता है ना कि भारत सरकार ने इस उद्योग को हस्तशिल्प सेक्टर में बढ़ावा दिया। भारत ने इस उद्योग को हस्तशिल्प सेक्टर में बढ़ावा दिया। इसके लिए कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की गई।
और कश्मीरी कालीनों को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्शन इंडिकेशन मिला। ठीक है, देखिए जीआई टैग जो होता है ना, एक स्थानीय इस उत्पाद को एक पहचान मिलती है जो केवल वहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक जीआई टैग मतलब मिलने के कारण ये है कि कश्मीरी जो कालीने होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलता है, आपको कश्मीर में ही मिलता है। और ये 10 वर्षों के लिए ये टैग आपको मिलता है और इसे आप बार बार रिन्यूएबल करवा सकते हैं। ठीक है, रिन्यूअल करवा सकते हैं। और आपका एक चीज़ और है कि इसमें जो पहला जो हमारा था जीआई टैग जो मिला था उत्पाद को, वो दार्जिलिंग चाय को मिला था। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे उनकी वैश्विक पहचान और पारंपरिकता जो है कहीं न कहीं मजबूत होती है। और कश्मीर कालीन की विशेषता कालीन की विशेषता क्या है कश्मीरी कालीन का? तो ये देखिए कश्मीरी कालीन की विशेषता ये है कि हाथ से बुने हुए हैं, यानी हैंड नोटेड आपका कारपेट होता है। ठीक है, रेशम और ऊन का इसमें उपयोग होता है। फारसी शैली के डिजाइन जैसे फूल हो गया, बेल बुट्टे हो गए, मेडेलियन हो गया, ये सब क्या है फारसी शैली का डिज़ाइन होता है। तो ये फारसी शैली का डिज़ाइन भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या क्या होता है। तो फूल होता है और बेल बुट्टे होते हैं, मेडेलियन होता है। ठीक है, महीन बुनाई होता है, हाई नॉट डेंसिटी होता है। तो ये भी बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि महीन बुनाई होता है। ओके, अब इसकी आधुनिक चुनौतियाँ क्या है? तो देखिए आधुनिक चुनौतियाँ ये है कि मशीन से बने सस्ते कालीनों का प्रतिस्पर्धा कहीं न कहीं ये हो रहा है, कारीगरों की घटती संख्या भी है चुनौतियाँ, और वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव हमेशा इसका देखा जाता है। हाल के भू-राजनीतिक तनाव जैसे पश्चिम एशिया संकट के कारण भी इसका क्या हुआ है कि कहीं न कहीं ये अपना इसकी माँग भी घटी है। ठीक है? और इसका जो आपका व्यापार है, कहीं न कहीं व्यापार में कमी आई है। अब क्या होता है कि इसका निष्कर्षता ये हम लोग देख लेते हैं, तो कश्मीर का जो कालीन उद्योग है केवल एक व्यापार नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत भी है, यानी कल्चरल हेरिटेज है, जो सदियों से विकसित होकर आज भी विश्व भर में अपनी पहचान बनाए हुए है। ओके? अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे, यानी न्यूज़ पे आते हैं। क्या बोल रहा है? हम लोग कश्मीरी जो कालीन है उसका पूरे इतिहास जान गए, अभी क्या है वो हम लोग जान गए। अब इसका थोड़ा-सा उद्योगों का स्थिति हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि आपका लगभग आपका 80,000, ठीक है? 80,000 लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। यह एक हस्तशिल्प आधारित है, याद रखिएगा हैंडमेड, हैंडक्राफ्ट ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मशीनीकरण है। निर्यात उन्मुख एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक उद्योग है। ठीक है, प्रमुख जो बाजार है ये कहाँ है इसका? यूरोप में है, मध्य एशिया में है और गल्फ कंट्री में। तो ये भी आपका कहीं न कहीं युद्ध में फंसा हुआ है और मध्य एशिया भी फंसा हुआ है। तो इस कारण ये 2 बाज़ार तो इसका समाप्त हो गया। बचा अब कौन? यूरोप। यूरोप जाने के लिए भी रास्ता वही है, तो कहीं न कहीं ये भी बाज़ार समाप्ति है। अब निर्यात के आंकड़े देख लीजिए। निर्यात के आंकड़े 2022-23 में देखा जाए तो 357 करोड़ रुपए का इसमें क्या था? आपका निर्यात था। वहीं आपका 2024-25 में देखिए कि कितना निर्यात घट गया, 260 पॉइंट आपका 70 करोड़ रुपया, यानी गिरावट बहुत ज़्यादा आया गिरावट इसमें। ठीक है, लगभग आपका 100 करोड़ का गिरावट इसमें आया है एक साल में। वहीं 2016-17 में 821.5 करोड़ रुपया था, पीक पे था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमेशा ये उद्योग पहले से ही डिक्लाइन होते ही जा रहा है और अब स्थिति और भी खराब हो सकती है वेस्ट एशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण। अब इसका प्रभाव क्या है? तो देखिए वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा। एक्सपो रद्द हुआ तो नए ऑर्डर नहीं मिलेंगे। ठीक है, विदेशी खरीदारों से संपर्क टूटेगा। दूसरा क्या है कि रोजगार संकट में आएगा, 80,000 कारीगरों की आय कहीं न कहीं प्रभावित होगी। और आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर और पड़ेगा, क्योंकि अब लोग कृषि या कुछ भी ग्रामीण ही की ओर लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड जो है पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। कश्मीर में पर्यटन कम होने से घरेलू बिक्री भी कहीं न कहीं घट गई है। फोर्थ जो है निर्यात में गिरावट आया है, पहले से गिरते निर्यात में और कमी आ जाएगी। ठीक है, अब यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि जियो पॉलिटिक्स जो है कहीं न कहीं आपका ट्रेड को प्रभावित ज़रूर करती है। क्षेत्रीय युद्ध का असर स्थानीय उद्योग तक पहुंचता है।
भारत जैसे देशों के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट की बहुत ज़रूरी है, यानी बाज़ारों का विविधीकरण होना बहुत आवश्यक है। अब सरकार की भूमिका क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत जो आपका सीपीसी जो है आपका कारपेट एक्सपोर्ट आपका जो काउंसिल है वो काम करता है। सरकार को चाहिए कि नए बाजार इसके लिए खोजे, ई कॉमर्स निर्यात बढ़ाएं और जीआई टैग जो है उत्पादों को और प्रमोट किया जाए। ठीक। अब है कि यहाँ पे जीआई टैग होता क्या है। देखिए जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा फिर से मैं इसको बता देता हूँ क्या होता है जीआई टैग। देखिए कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, जो किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक उत्पत्ति यानी ज्योग्राफिकल ओरिजिन से जोड़ता है। यानी क्या हुआ आपका कि यह उत्पाद केवल इसी स्थान का असली है। मतलब अगर अगर कश्मीर में अगर कश्मीरी कालीन की अगर बात हो रही है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये कहता है कि अगर कश्मीर में है तो ही ये असली ये यहीं का माना जाएगा। ठीक है, तो और बाकी जगह अगर इसके नाम पर बिक रहे हैं तो वो ओरिजिनल नहीं हो सकते, ऐसा ये वैधता देता है। और जीआई टैग की वैधता 10 वर्षों के लिए है। इसके बाद इसे बार बार इंडिफिनिटली जो है कहीं न कहीं रिन्यू आप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कश्मीर का कालीन, अल्फांसो आम बिहार का है, ठीक है, बिहार का अल्फांसो आम जो है वो कहीं न कहीं फेमस है। ठीक है, दार्जिलिंग का चाय, ठीक है, तो दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं चाय है। ठीक है, और उद्देश्य इसका क्या है, तो असली उत्पाद की पहचान, ऑथेंटिसिटी दिलवाना, नकली उत्पादों से क्या है कहीं न कहीं सुरक्षा दिलवाना, स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों को इससे लाभ होता है। ठीक है, अब भारत में कानूनी आधार है जो आपका जीआई टैग जो दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के तहत ये जीआई टैग दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन जो प्राधिकरण है चेन्नई में है, जीआई रजिस्ट्री आपको करवाना पड़ता है। और इसका महत्व क्या है कि आर्थिक निर्यात इससे बढ़ता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं मजबूत होता है, संस्कृति की पहचान मिलता है, पारंपरिक ज्ञान और कला की रक्षा होती है। और जीआई टैग की विशेषता ये भी है कि केवल उस क्षेत्र के उत्पादों को अधिकार मिलता है और यह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र किया, यह व्यक्तिगत नहीं होता है बल्कि सामूहिक अधिकार होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये इंडिविजुअल राइट नहीं होता है, ये कलेक्टिव राइट होता है। तो ऐसा पूछा जाता है कि क्या जीआई टैग कलेक्टिव राइट्स है यानी या आपका इंडिविजुअल राइट्स है, तो ये कैसा है, तो कलेक्टिव राइट्स है। ओके, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब है हमारे लिए क्या, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो क्या है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो ये देखिए कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होता है भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है। तो ये पहले तो याद दे रखिएगा कि कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है किसके तहत आता है, कौन सा मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है जो भारतीय कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देता है। क्या देता है ये, जो भारतीय कालीनों को निर्यात को बढ़ावा देता है। स्थापना इसका कब हुआ था, तो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, तो 1982 यानी 1982 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो है भारतीय कालीन उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना। मुख्य ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मुख्य उद्देश्य, तो कालीन निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, भारतीय कालीनों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत करना, कारीगरों और निर्यातकों को सहायता प्रदान करना और नए बाजारों की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। कारपेट जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका कार्य क्या है ये हम लोग देखते हैं। देखिए इसका प्रमुख जो कार्य है आपका क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनीकरण यानी एग्जीबिशन करवाना, विदेशों में ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन आयोजित या भागीदारी ये बनता है, पार्टिसिपेट करता है या आयोजित करवाता है। भारतीय निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से ये जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा क्या का कार्य है, निर्यात संवर्धन यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन। क्या कैसे, नए बाजारों की पहचान दिलाता है और निर्यातों को नीति और व्यापार संबंधी जानकारी इसको देने का कार्य है। ठीक है, निर्यातकों को क्या करता है, नीति और व्यापार संबंधी जानकारी देता है।
थर्ड क्या है कि कारीगर कल्याण यानी वेलफेयर ऑफ आर्टिसियंस। ठीक है, तो कारीगरों को क्या करता है ये, उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। आधुनिक तकनीकों से ये परिचय भी करवाता है। कौन? आपका कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, और फोर्थ क्या करवाता है, इसका कार्य क्या है कि गुणवत्ता और प्रमाणन करता है, यानी क्वालिटी और सर्टिफिकेशन देने का भी काम करता है। कालीनों की गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना, हैंडमेड कारपेट मार्क जैसे प्रमाण भी देता है। फिफ्थ है सरकारी नीतियों में ये क्या करता है, सहयोग देता है। कैसे? सरकार को क्या करता है कि नीति और निर्माण में सुझाव देता है कि आप ये कार्य कीजिए, ये आपको ऐसे नीति बना के चलना है। उद्योगों की समस्याओं को सामने रखता है कि क्या इंडस्ट्री में अभी जैसे वेस्टर्न एशिया का वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को ये सामने रखा, और इससे क्या हुआ कि उद्योग में क्या और समस्या आ सकता है, ये बताया गया। इसीलिए क्या हुआ, एग्जीबिशन कहीं ना कहीं जो बाहर में रुका है उसकी जानकारी ये दिया है निर्यातकों को। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसका महत्व क्या है, तो देखिए महत्व ये है कि कश्मीर, भदोही, जयपुर जैसे क्षेत्रों के हस्तशिल्प शिल्प जो उद्योग है उनको क्या है, समर्थन करता है। लाखों कारीगरों की आजीविका से जुड़ा हुआ है, और भारत के हैंडमेड कारपेट को वैश्विक पहचान दिलाने की में अहम भूमिका ये निभाता है। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। अब हम लोग चलेंगे इसका एमसीक्यू पे। देखिए एमसीक्यू पे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। वो जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ये जानकारी, ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए जानकारी ये है कि जैसे अभी आप जहाँ जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल से, उसका नाम है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स। ठीक है, एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, विथ स्ट्रैटेजी। ठीक, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल है। ये यूट्यूब चैनल क्या करने वाला है कि वेब्स एकेडमी नाम का आपका ऐप लाने वाला है। ठीक है, ये ऐप लॉन्च करने वाला है। ठीक है, ऐप लॉन्च करेगा, और ये ऐप जो होगा लॉन्च होने के बाद क्या करेगा कि 4 फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करेगा। कितना? 4 फाउंडेशन आपका कोर्स लॉन्च करने वाला है। तो ये कौन कौन सा कोर्स है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला जो कोर्स है आपका क्या है, आपका यूपीएससी सीएसई। ठीक है, 2027, एक मिनट, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी सीएसई 2027 और 28 वाले बच्चों के लिए होगा। ठीक है, पहला कोर्स ये हुआ जिसमें प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू दोनों होगा। प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू दोनों तीनों होगा। ठीक है, सेकंड जो होगा आपका 14वीं जेपीएससी का मेंस होगा। ठीक है, 14वीं जेपीएससी का आपका मेंस करवाया जाएगा। ठीक है, जेपीएससी का मेंस, और आपका 15वीं जेपीएससी का आपका प्री प्लस मेंस दोनों चलेगा। ठीक है, तो 15वीं जेपीएससी का प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों चलेगा। ठीक है, यानी इसका मेंस और इंटरव्यू होगा 14वीं का, और इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। ठीक है, ये तीनों रहेगा। थर्ड जो आपका होगा ये कौन सा होगा, 72वीं बीपीएससी होगा। 72वीं बीपीएससी होगा। 72वीं बीपीएससी का क्या होगा, इसमें भी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये तीनों का कोर्स रहेगा। ठीक है, और फोर्थ कोर्स होगा जो ऐसे आपका मैम जो सुबह में आप करवा रही हैं, आपका ये डिमांड पे रहेगा। कौन सा? आपका डिमांड मान, जैसे मैम अभी ला रही है ना आपका सुबह में यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट हो गया, जेट हो गया, ठीक है, जेट हो गया, बेट हो गया। ठीक है, इन सब क्लास को आप अपना मांग में रख सकते हैं। अगर जिस कोर्स का सबसे ज़्यादा मांग रहेगा, सबसे ज़्यादा मांग आप जिस कोर्स का किया जाएगा आपके द्वारा, वो कोर्स हमारे द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब रही बात कि इन 4 कोर्सों में आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो इन 4 कोर्सों में बेनिफिट उठाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं, यानी कौन सा यूट्यूब चैनल है, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स। ठीक है, एग्जाम पैटर्न्स। ठीक है, विथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, विथ स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इन यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर में अगर आप शामिल होते हैं तो इन 4 कोर्सों में आपको क्या दिया जाएगा, आपको वेब्स एकेडमी की तरफ से, वेब्स एकेडमी की तरफ से जो इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको क्या दिया जाएगा, स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो भी गली मोहल्ले में भाई हैं, बहन हैं, आप अपने अपने भाई को, अपनी बहन को आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि ऐसा कोर्स आने वाला है। प्लीज़ आप लोग ये यूट्यूब चैनल जो है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इन 4 कोर्सों में आप स्टडी गिफ्ट पाइए। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी बोलिए, उनके लिए और भी अच्छा मौका है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, मान लिया जाए कि आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, आप तैयारी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, या और ये ऑफ़र के बारे में आप ज़रूर बताइए कि ऐसा ऐसा ये यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। और रही बात, आप लोग को लग रहा होगा कि आप डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, देखिए हम लोग अगर जब सब लाएंगे ना तो हाइब्रिड ही हम लोग अब क्लास आप लोग को कहीं ना कहीं लाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, कुछ अच्छा ही आपके लिए सोचा जा रहा है, तभी ये लेट हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी, हमारा 1000 का जो सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, और आप ये पहले जो 1000 सब्सक्राइबर अगर बनते हैं उनको स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा इन 4 कोर्सों में। तो प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आज के पहले एमसीक्यू पे। ठीक है, यानी जो मुद्दा हम लोग पढ़े उसका एमसीक्यू कर लेते हैं। और एमसीक्यू करने से फ़ायदा ये होता है, आपको देखिए 3 फ़ायदे हम मैं आपको जो बताता हूँ। फ़ायदे तो ऐसे बहुत हैं। देखिए, पहला तो है कि क्या अभी तक आप पढ़े, ठीक है, उसकी जानकारी एक बार दोबारा होगा। इससे क्या होगा कि आपका रिकॉल कि कितना आपका भेजा में अटा। दूसरा है कि आपको ट्रेंड पता चलेगा कि किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन में आपका क्वेश्चंस आते हैं। और थर्ड जो होगा कि आपको क्या पता चलेगा कि आप जो भी पढ़े हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस जैसे मतलब आया तो उस क्वेश्चंस को कितना आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। जैसे मैं अटेम्प्ट करके बताता हूँ, उस तरीके को आपको समझना है कि हाँ, पहले आप देखते हैं, जैसे यही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या बोल रहा है हमारा कि कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी सीईपीसी की स्थापना भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। क्या ऐसा कहीं बोला गया है कि वाणिज्य मंत्रालय आप लोग कभी अभी पढ़े हैं? ठीक है, तो यहाँ पे तो इससे पता चल जाएगा कि नहीं, ये गलत है, टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो ये हमें क्यों नहीं पता है कि ये भी आप याद रखिए कि टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा ही ये के अंतर्गत ही ये कार्य करता है। इसलिए हमारा क्या हो गया कि अगर हमें स्टेटमेंट का पता है कि वाणी किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये स्टेटमेंट को हम लोग सही या गलत कर सकते हैं। यानी हमें गलत पता था कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये बोल रहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो इसे कहीं न कहीं फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेशन विधि से भी आप कर सकते हैं। अगर पहला गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी होने वाला है, बिना कुछ देखे हुए आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा सकते थे। लेकिन हम लोग, आपको मैं क्या बताता हूँ कि आप पूरे ऑप्शन को भी अच्छे से फिर से आप लोग ध्यान देके पढ़िए। ठीक है, ये होता है एलिमिनेशन विधि। ठीक है, तो एलिमिनेशन विधि हर जगह काम नहीं करता आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग पूरे तरीके से अभी हम लोग पढ़े तो पूरे ऑप्शन क्यों नहीं हम लोग पढ़े? ऐसे आपका आंसर तो बी हो गया। लेकिन देखते हैं क्या बी है आंसर सही? तो देख लेते हैं एक बार, इसे आपको चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं चेक एक बार फिर से कर लेते हैं पूरे। तो सीईपीसी यानी कारपेट एक्सपोर्ट आपका प्रमोशन काउंसिल भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों का निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। बिल्कुल, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि निर्यात के बढ़ावा देने के लिए ही कार्य करता है। और सीईपीसी क्या करता है, कारीगरों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देता है। ठीक है, गुणवत्ता प्रमाण भी प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो ये तरीका होता है कि तीसरा कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है। तो ये 3 आपको आइडियाज़ मिलता है, और यही तीनों आइडियाज़ आपको काम करता है। ठीक है, ये बात थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अब है अगले मुद्दे। क्या है अगला मुद्दा कि ऑन ग्लोबल टेंशंस एंड इंडियाज इकोनॉमी। क्या है ये मुद्दा, थोड़ा सा हम लोग एक बार पूरे ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है वो हम लोग आज देखेंगे।
थोड़ा धैर्य बना के ये चलिएगा आप लोग इस मुद्दे पे, ठीक है। थोड़ा मुद्दा बड़ा है, ठीक है। एक मुद्दे में हमें लगभग 25 से 24 मिनट लग रहा है, तो आज ये मुद्दा भी बड़ा है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ही मुद्दा आपका सिर्फ बड़ा था। तो ये क्या है आपका संदर्भ कंटेक्स्ट देखते हैं कि वेस्ट एशिया में बढ़ती अस्थिरता के कारण रुपये में क्या होगा, रुपया जो है गिर कर 95 रुपया प्रति डॉलर, यानी $1 की कीमत अब कितना आ गया है आपका, 95 रुपया हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो हमारा रुपया का गिर स्तर जो है कहीं ना कहीं बहुत गिर गया है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि $1 बराबर कितना रुपया है, तो अभी 95 रुपया है। ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। ये घटता बढ़ता रहता है, आप डेली अगर पढ़ रहे हैं ना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। या आप कहीं से देख रहे हैं तो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज़ का नॉलेज डेली ले रहे हैं तभी, कहीं ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन अभी 95 रुपया का $1 का कीमत 95 रुपया हो गया। वहीं कच्चा तेल भी कीमत बढ़ गया है, अब कितना हो गया कि 156 प्रति बैरल, ठीक है। $156, सोच लीजिए $156, यानी कहीं ना कहीं आपका कितना हो गया 1560, मतलब अगर 100 रुपया हम लोग $1 का मान लेते हैं तो 1560 रुपया या 1500 रुपया प्रति बैरल, यानी एक बैरल में जो होता है हमारा 159 लीटर होता है, ठीक है। कितना होता है 159 लीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो एक बैरल में आपका कितना लीटर होगा तेल होता है, तो आपका कितना होता है 159 लीटर, ठीक है, 159 लीटर। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। अब इस चीज को है क्या कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार का भी उपयोग किया जा रहा है। ये सब क्या दिखाता है कि जैसे कि कच्चे तेल का भी कीमत बढ़ रहा है, रुपये का स्तर भी गिर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना विदेशी मुद्रा भंडार को भी उपयोग कर रहा है। तो ये सब दिखाता क्या है, यही दिखाता है कि बाहरी झटके यानी एक्सटर्नल शॉक जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं गहरा असर डाल रहा है। तभी तो ये सब काम हो रहा है, ठीक है। और भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं देखिए विरोधाभास है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन, तो विरोधाभास क्या है तो देख लीजिए। पहला जो है कि मजबूत संकेत यानी पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या है, जीडीपी वृद्धि जो है कहीं न कहीं आपका लगभग 8.1% से बता रहा है। लेकिन वही पूंजीगत व्यय है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कैपेक्स जो बोला जाता है, वो लगभग आपका 4% ऑफ जीडीपी है। यानी कितना है 8.1% तो वृद्धि करेगा, लेकिन इसमें जो पूंजीगत व्यय किया जा रहा है वो लगभग जीडीपी का, मान लिया जाए 100 रुपया अगर जीडीपी है तो 4 रुपया एक सिर्फ पूंजीगत व्यय पर खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए हमारे लिए सही है। फिर उसके बाद है कि राष्ट्रीय घाटा का जो है फिजिकल डेफिसिट का जो लक्ष्य है 4.3% है, जो फाइनेंशियल ईयर कितना है 2027 के लिए है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा फिजिकल डेफिसिट टारगेटेड कितना है 4.3% है, ओके। तो हाउ मच, तो 4.3% विथ टू 2027 फाइनेंशियल ईयर, ओके। अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ओके। तो आगे आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो है आपका क्या है, जो सेकंड है कि ये बोल रहा है वल्नरेबिलिटीज, यानी कमजोर पक्ष क्या है। ये सब तो हम लोग देखें मजबूत पक्ष, जो कहीं ना कहीं 8.5% आपका वृद्धि कर रहा है, ठीक है। 8.1% से जीडीपी वृद्धि करेगा। 4 पॉइंट आपका कहीं ना कहीं आपका 4% आपका पूंजीगत व्यय पर खर्चा कर रहा है। 4.3 आपका कहीं ना कहीं आपका डेफिसिट जो है आपका राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य है। तो ये सब पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन इसका जो आपका कमजोर पक्ष जो है कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो घट कर कितना हो गया 790 बिलियन डॉलर हो गया। कहाँ आपका 900 या 800 के पास आपका लगभग आपका था, ठीक है। तो ये घट गया है, ठीक है। जो आपका देखिए आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जो आउटफ्लो कर रहा है, यानी बाहर जा रहा है आपका $8 बिलियन से भी अधिक। तो पोर्टफोलियो भी भाग रहा है, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वास्तविक जो मजदूर एफपीआई जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वास्तविक मजदूरी जो है रियल वेजेस है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है।
घरेलू ऊर्जा 41% ऑफ जीडीपी। सोच लीजिए, घरेलू जो कर्ज है कितना है, जीडीपी का 41% हो गया। तो ये कहीं ना कहीं घरेलू जो कर्ज है कहीं ना कहीं, मान लिया 100 रुपया कमा ही रहे हैं, आपका उसमें से 41 रुपया कर्ज का ही है। तो क्या है, हमारे पास जो 100 रुपया बचा है वो 41 रुपया कर्ज का ही है। तो निष्कर्षता जो कह रहा है कि ग्रोथ तो स्ट्रांग है, लेकिन आधार जो है कहीं ना कहीं फाउंडेशन जो है इसका कमज़ोर है। अगर आपका फाउंडेशन कमज़ोर है, अगर इस पर कहीं ना कहीं जो दबाव पड़ रहा है, मान लिया जाए कि ये घर बनाया गया, ठीक है, ये घर बनाया गया, ठीक है, ये दो जो पिलर है बहुत अच्छा है, और एक पिलर जो है आपका है ही नहीं अच्छा, ठीक है, ये क्रैक किया गया है। यानी जैसे एक पिलर का मतलब कि बाहरी जो है कहीं ना प्रेशर में, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, कोलैप्स कोलैप्स हो जाएगा आपस में। ये जब कोलैप्स करेगा तो ये तीनों कोलैप्स हो जाएगा। तो कहीं न कहीं फाउंडेशन हमारा मजबूत होना चाहिए। ग्रोथ तो आप स्ट्रॉन्ग बना ही लीजिएगा, लेकिन अभी है जो हमारा आधार ही कमज़ोर है। तो अगर आप देखा जाए तो कहीं न कहीं फाउंडेशन कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये कहीं न कहीं ये हमारा आपका नकारात्मक पक्ष है, ठीक है। अब देखते हैं कि तेल पर निर्भरता, ऑयल डिपेंडेंसी, ठीक है, तो हम लोग ऑयल डिपेंडेंसी पे चलते हैं। देखिए भारत क्या है, अब पूरी तरीके से आज अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, वो हम लोग आपको बताने वाले हैं। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से ये करके लाया हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। देखिए अब है हमारा तेल बिल, यहाँ तक कहाँ तक आप समझे, देखिए ये आप समझे क्या कि आपका सिंपल है कि भारत की अर्थव्यवस्था में विरोधाभास हम लोग समझ रहे हैं। उसी के तहत आप लोग क्या समझे कि कमजोर पक्ष हम लोग देख लिए, एक मजबूत पक्ष देख लिए, ठीक है। मजबूत पक्ष में अब है कि तेल पर निर्भरता हम लोग देख लेते हैं। तो ऑयल डिपेंडेंसी, देखिए ऑयल डिपेंडेंसी पे क्या है तेल पर निर्भरता, कि भारत जो है 85 से 87% जो कच्चा तेल है आयात करता है। यानी 100 लीटर की ज़रूरत रहता है तो 27 लीटर तो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, 13 लीटर हम लोग सिर्फ उत्पादन करते हैं। प्रभाव इसका क्या है कि $10 की वृद्धि हुई है, मतलब आपका कहीं ना कहीं $10 का कहीं न कहीं ये वृद्धि हुई है। यानी सीपीआई जो इन्फ्लेशन है, जो आपका कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, ये कहीं न कहीं 0.2% से ग्रोथ कर रहा है। और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका लगभग आपका 9 से $10 बिलियन कहीं न कहीं बढ़ गया है, ठीक है? तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ा है। और जीडीपी आपका ग्रोथ है, ये आपका कितना हुआ है, कम हुआ है 0.5% से। क्यों? जो ऑयल डिपेंडेंसी जो हम लोग का पहाड़ है 85 से 87%, उसका कारण सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, और जीडीपी की ग्रोथ कहीं ना कहीं कम गया। तो ये ऑयल डिपेंडेंसी पे क्या प्रभाव पड़ा वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसी के तहत कि राजकोषीय संरचना में भी बदलाव आया। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आपका शिफ्ट हुआ है। क्या शिफ्ट हुआ है, तो रेवेन्यू पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज हो गया, राजस्व जो पैटर्न है उसमें बदलाव आया है। कैसे, देखिए जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जैसे ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्सेस पर निर्भरता बढ़ गई है। डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है यानी इनकम बेस्ड का है, उसका भी विस्तार कहीं ना कहीं धीमा रहा है। तो ये समस्या क्या ये उत्पन्न कर रहा है, ये दोनों देखिए समस्या ये उत्पन्न कर रहा है कि अगर कंजप्शन यानी उपभोग अगर घटेगा तो जीएसटी भी घटेगा। मान लिया जाए कोई वस्तु, अगर मान लिया जाए कि पहले ये 10 बिस्किट अगर बिक रहा था, तो अब अगर मान लिया कि 2 बिस्किट ही बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी कलेक्शन भी तो घटेगा। दो ही मान लिया कि 10 बिक रहा था तो 100 रुपया आ रहा था, इसका जीएसटी आपका 2% अगर लग रहा था, तो ये आपका दो आपका 10% लग रहा था, तो ये 10 रुपया तो आया था इससे। अब दो ही बिक रहा है, तो 20 का 10% कितना हुआ, 20 का जो 10% कितना हुआ आपका, कहीं ना कहीं दो हुआ। तो ये 2 रुपया आ रहा है, कहाँ पहले 10 रुपया आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये घटेगा जीएसटी कलेक्शन भी। तो ये राजकोषीय संरचना में भी बदलाव आ रहा है, यानी रेवेन्यू जो वॉलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो ये कहीं न कहीं हमारे राजकोषीय संरचना में भी इसका असर पड़ रहा है, ठीक है? वेस्टर्न वेस्ट एशिया के इम्पैक्ट का। अब देखिए कि वर्ल्ड जो शॉक का फिजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। देखिए क्या उदाहरण ये है कि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, ठीक है? एक्साइज़ ड्यूटी हम लोग कट कट किए, जिससे क्या हुआ कि 2.2 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। वहीं सब्सिडी हम लोग दिए फर्टिलाइजर पर, एलपीजी पे, तो इससे कितना नुकसान हुआ, 3.2 लाख करोड़ का। तो ये कहीं ना कहीं आपका 5.4 लाख करोड़ का तो कहीं ना कहीं इस पे बर्डन बढ़ रहा है ना।
अब यही देखिए कि वर्तमान स्थिति क्या आ गया है। अब देखिए वर्तमान स्थिति क्या हो गया कि तेल जो है कि आपका डॉलर 100 से भी ज़्यादा हो गया। यानी आपका कहीं न कहीं आपका अभी हम लोग देखें कि 100 आपका स 60 रुपए प्रति बैरल या 150 रुपया प्रति जो बैरल दिया जा रहा है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं 159 लीटर होता है और ये आपका 156 रुपया प्रति $156 प्रति बैरल दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये तो बढ़ा है ना। इसी के कारण क्या हुआ? करंट अकाउंट जो डेफ़िसिट होता है ये क्या हमारा है, ये बढ़ गया है और सरकारी खर्च अगर करंट अकाउंट बढ़ा तो सरकारी खर्च लगभग आपका 3.6 लाख करोड़ रुपया कहीं न कहीं इसका हो गया है। तो ये एक तेल तेल पर से, ठीक है? तो ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब देखिए हाउस होल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये वेस्ट एशिया जो अभी वार चल रहा है ईरान-इज़राइल का, तो वो हाउस होल्ड पर यानी घरेलू प्रभाव क्या पड़ा? तो देखिए की ट्रेंड्स ये रहा कि जैसे उपभोग है जो यानी कंजप्शन है ये 61% ऑफ जीडीपी हो गया, ठीक है? और हाउस होल्ड जो कर्ज है डिबेट है वो 41% ऑफ जीडीपी है। मतलब सेविंग में क्या है कि अस्थिरता आ गई है। पहले से कर्ज तो हमारा 41% है और जो कंजप्शन है वो 61% है। तो सेविंग कहाँ से हो रहा है? सेविंग तो ₹0 हो रहा है। तो ये समस्या जो है कहीं न कहीं कहाँ किस ओर लिया जा रहा है? देखिए किस ओर जा रहा है ये समस्या जो है महँगाई की ओर यानी इन्फ्लेशन की ओर ले जा रहा है। आय में क्या हो गया? कमी हो गया। कर्ज क्या हुआ? बढ़ गया। तो इसलिए क्या हो गया कि कंज़म्पशन है आपका क्रेडिट ड्राइवन हो गया, यानी इनकम ड्राइवन नहीं रहा। पहले हुआ लोन मतलब ये क्रेडिट मतलब समझे कि आप कर्ज लेकर ये चला रहा है। पहले क्या था कि आय था, आपका कितना इनकम हो रहा है, उस पर ये निर्भर कर रहा था। अब क्या है कि कितना आप कर्ज लेते हैं, उस पर ये निर्भर कर रहा है। तो कहीं न कहीं तो इस पर असर पड़ रहा है ना हाउस होल्ड पर भी। ये समझ गए आप लोग, ठीक है? अब देखिए कि हमारा जो सरकारी रणनीति पर क्या असर पड़ा है, तो यानी फिजिकल स्ट्रैटेजी पे क्या पड़ा है। आज के बाद आप आज जो पढ़ लीजिएगा ना आप ये जो वेस्ट एशिया पर जो हमारा देश पे क्या असर पड़ रहा है, वो आपको पूरी तरीके से मैं आपको इसमें बताऊँ। अब देखिए हमारा सरकारी रणनीति पे यानी फिजिकल स्ट्रैटेजी पे क्या पड़ा, फोकस क्या रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ यानी अवसंरचना विकास पे जो कहीं न कहीं जोड़ दिया गया। इसी के कारण कितना खर्चा कर रहा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया जा रहा है, तो लगभग आपका 17.515 लाख करोड़ रुपया आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। इससे क्या चुनौती आ रहा है, तो मुद्दा क्या बन रहा है कि वेलफेयर जो स्पेंडिंग है यानी जो कल्याणकारी जो योजनाओं पे खर्च होना है, उस पर क्या है कहीं न कहीं उस पर क्या हुआ स्पेंडिंग जो खर्च कहीं न कहीं कम हो गया। क्यों? कारण जो है कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च ज़्यादा किया जा रहा है। उसी के तहत देखिए मनरेगा जो है एलोकेशन घट गया, ये घट गया है। अब परिणाम इसका क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी आय जो है कहीं न कहीं उनकी आय सुरक्षा कमज़ोर हो गया। तो इस कारण जब इनकी गरीब लोगों का आय जब कम गया है, तो वो जो कंज़प्शन है यानी डिमांड है, डिमांड भी तो क्या होगा सस्टेन होगा ना। ये सस्टेन करना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा, स्थिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। सीधे कि आपके आय पे जब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो जो चीज़ आप मतलब अगर एक बेसिक नीड ही आप सोचेंगे, बेसिक नीड भी आप कहीं न कहीं गरीब लोग ये इसको त्याग देते हैं। ये भी आप थोड़ा-सा जानिए, गरीब वर्ग के लोग बेसिक नीड भी अपना त्याग देते हैं, जब पैसे नहीं होते हैं तो। तो आपका डिमांड जो है कहीं न कहीं ये घटेगा, सस्टेन आप कहाँ से कर पाइएगा? तो ये परिणामतः ये बन रहा है। अब देखिए औद्योगिक पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका, तो इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट देखते हैं, तो ग्रोथ जो है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ रहा है, 8.1% से बढ़ रहा है। हाई-टेक सेक्टर भी मजबूत हो रहे हैं, जो हाई-टेक जो सेक्टर्स हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन जो कमज़ोर क्या है, तो देखिए लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर कमज़ोर हो रहा है, जो आपका लेबर आधारित जो आपका कहीं न कहीं जो क्षेत्र हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं। प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है कॉशियस हो रहे हैं, ठीक है? तो उदाहरण के लिए जैसे इसमें देखा जाए, जो ये हो रहा है, जैसे एलपीजी संकट क्या है, बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि छोटे व्यवसाय बंद हो रहा है। जैसे जो कोई मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए छोटे शॉप को चला रहा है, ठीक है? मान लिया जाए आप देखिए जैसे मोमोज़ ही बेच रहा है कोई इंसान, ठीक है? या कोई छोटा-सा ढाबा खोला हुआ है। तो
उसके लिए तो गैस चाहिए, ठीक है, एलपीजी चाहिए। अब ये गैस नहीं रहेगा तो ये ढाबा क्या चला पाएगा, इसके लिए तो संकट है ना। तो ये क्या करेगा, अपना ढाबा बंद करेगा। और जो इसकी मांग थी, जो इसकी कंजम्पशन थी, वो कहीं ना कहीं आपका कहाँ गया, खत्म हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग करके भी आप क्या करोगे, छोटे व्यवसाय बंद हो जाएगा, गीग इकोनॉमिक डिमांड भी घटेगा, लोग अब सामान भी कम मंगाएंगे। गीग इकोनॉमी जैसे मान लिया जाए अमेजोन आपका हो गया, स्विगी वगैरह हो गया, खाना ऑर्डर करवाते थे अगर छोटे छोटे जो भी ढाबा था उनसे भी, तो ये कहीं कहीं डिमांड तो कमेगा ना, लोगों के पास जब आए ही नहीं है तो डिमांड भी कमेगा। तो ये डिमांड लगभग 50 से 60 जो है कहीं ना कहीं गीग इकोनॉमिक डिमांड जो घटा है। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसका यही व्यापक विश्लेषण कर दिया जाए तो देखिए कुछ नहीं है, ये आप 4 लाइन याद रखिएगा थोड़ा सा, लेकिन आपको मैं पूरे डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। क्या वेस्ट एशिया में जो इजराइल और ईरान के कारण हमारे भारत देश पर हाउस होल्ड मतलब घर पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उद्योग पर क्या पड़ रहा है, आपके मोबाइल पे क्या पड़ रहा है, क्या रोजमर्रा पे पड़ रहा है, ये मैं आपको पूरे तरीके से बता दिया हूँ। आपके इकोनॉमिक पे क्या पड़ रहा है, बैंकों पे क्या पड़ रहा है, ये मैं आपको आज बता दिया हूँ। और ये आपका देखिए ये 4 लाइन आप लोग 4 जो है वर्ड याद रखिएगा। पहला एनर्जी सिक्योरिटी, यानी तेल निर्भरता ज़्यादा है, इससे बड़ी कमजोरी ये उजागर हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण जरूरी है, ठीक है। फिजिकल वर्नरेबिलिटी भी आपका कहीं ना कहीं जरूरी है। रेवेन्यू अनस्टेबल हो रहा है, यानी राजस्व कहीं ना कहीं अस्थिर हो रहा है। एक्सपेंडिचर भी रिजिड हो गया है। थर्ड जो है कि ग्रोथ मॉडल इशू भी बढ़ रहा है, जैसे कैपेक्स लेड ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ नहीं करवा रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ है डिमांड प्रॉब्लम है, कंजप्शन कमजोर हुआ, जिससे क्या है कि डेब्ट यानी कर्ज आधारित जो है ग्रोथ आपका किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसके तहत जो एक कैड आया था बार बार, कैड 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 यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसका मतलब क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि जब कोई देश आयात और आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए, यानी कहा जाए कि मान लिया जाए कि जो इम्पोर्ट है आपका कितना हो गया, आपका 100 रुपया है, ठीक है। और आपका एक्सपोर्ट जो है, आपका एक्सपोर्ट आपका 80 रुपया है, यानी ये जो इक्वल टू करके आएंगे माइनस करके 20 रुपया जो है आपका कहीं ना कहीं ये क्या कहलाएगा, CAD यानी करंट अकाउंट डिफिसिट कहलाएगा, ठीक है। आसान भाषा में आपको मैं समझा दिया कि करंट अकाउंट डिफिसिट यही होता है। अब देखते हैं तेल पर क्या असर पड़ता है, तेल और कैड का संबंध जो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए भारत जो अपनी ज़रूरत पीछे भी पढ़े 85 से 87% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल क्या हो गया, महंगा हो गया, आयात बिल इस पे क्या होगा कि बढ़ेगा, आयात ज़्यादा हो गया और इसी के कारण क्या हो गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया है, ठीक है। अब कैसे असर पड़ता है तो मैकेनिज्म देखिए क्या होता है, इम्पोर्ट बिल बढ़ता है, जो लागत जो बिल है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, इसलिए तेल की भी कीमत लगभग आपका 10 डॉलर बैरल जो है कहीं ना कहीं ये बढ़ा है। भारत का आयात खर्च जो है कई अरब डॉलर बढ़ जाता है। दूसरा है डॉलर की मांग बढ़ती है, ज़्यादा आयात से ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए रुपया जो है कमज़ोर यानी डिप्रिसिएशन में आ जाता है। ये देख लीजिए अभी जो है 95 रुपया 1 डॉलर की कीमत, मैं आपको बताया कि 95 रुपया हो गया है, ठीक है। सोचिए कुछ दिनों में ये 100 रुपया आने ही वाला है, बहुत जल्द ही आ जाएगा अगर यही स्थिति रहा तो, ठीक है। अब थर्ड देखिए कि आपका कैड भी बढ़ता है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। ज़्यादा आयात कीजिएगा तो करंट अकाउंट बैलेंस बिगड़ जाता है। और अनुमान जो है कभी न कहीं आपका इम्पार्शियल जो आपका इम्पैक्ट जो पड़ता है, आर्थिक अध्ययनों के अनुसार जो देखिए कि 10 डॉलर प्रति बैरल वृद्धि से जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिएंट जो है लगभग आपका 9 से 10 बिलियन डॉलर जो है बढ़ सकता है। सोचिए कितना बढ़ता है, जीडीपी का 0.4% तक असर इस पर पड़ता है। और सेकेंडरी जो इफेक्ट जो होता है, ये देखिए सेकेंडरी इफेक्ट ये हुआ कि इससे महंगाई बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, गुड्स महंगे होंगे, इससे कंजप्शन घट जाएगा, जब कंजप्शन घटेगा तो मैन्युफैक्चरिंग घट जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए उत्पादन लागत भी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज की लागत बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस भी कहीं ना कहीं घटेगा इसका, फिजिकल प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब एक्साइज सरकार क्या करेगी, एक्साइज ड्यूटी घटाएगी, सब्सिडी बढ़ाती है, ठीक है। इससे फिजिकल डेफिसिट को भी प्रभावित करेगा। अब है कि भारत के लिए विशेष स्थिति क्या है, तो देखिए उच्च तेल निर्भरता, ठीक है,
कमज़ोर रुपया, बढ़ता करंट अकाउंट डिफिसिट, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। तो ये विशेष स्थिति भारत का बन रहा है। तो ये भारत का अभी स्थिति है। अब हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं। तो देखिए एमसीक्यू, देखिए क्या बोल रहा है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह कच्चे तेल जो है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि भारत के करंट अकाउंट डिफिसिट को बढ़ा सकता है। बिल्कुल ये बढ़ा सकता है, तो पहला कथन हमारा सही है। तेल की कीमतों में वृद्धि से भारतीय रुपया मजबूत होता है। नहीं भाई, तेल की कीमत से भारतीय रुपया तो 95 रुपया चला गया। सोच लीजिए, कहाँ 80 81 था, वो 95 रुपया चला गया। थर्ड जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि उस तेल की कीमतें भारत में महंगाई बढ़ा सकती है। बिल्कुल ये सही बात है। एक और तीन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अब है अगला मुद्दा। अगला मुद्दा क्या है देख लीजिए। अगले मुद्दा जो है नेक्स्ट आपका मुद्दा है क्या है, ये देखते हैं। कह रहा है आपका कि मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू सी मोर, ठीक है, हीट वेव डेज, आईएमडी द्वारा। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू सी मोर हीट वेव, मतलब बोल रहा है कि जितने भी इंडिया का जो अधिकतर जो अंग है, भाग है, वो हीट वेव का दिन ज़्यादा देखेंगे, आईएमडी के द्वारा। संदर्भ है, इसका कंटेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है आपका। कह रहा है ये कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के अनुसार जो है उत्तर भारत में इस बार सामान्य से ठंडी गर्मी हो सकती है। यानी मान लिया जाए कि पहले 40 डिग्री सेल्सियस एक, मान लिया समान डिग्री जो हम लोग देखते हैं, तो ये 40 नहीं, आप 38 मानते हैं, तो इससे भी डिग्री सेल्सियस से ये कम रहेगा। मतलब सामान्य है ये गर्मी, ठीक है, ये इतना गर्मी होता ही होता है। तो इससे भी कम मतलब आपका 37 हो जाए या 35 हो जाए, इस तरीके का एक आपको बताया भी गया कि कितना रहेगा, ठीक है, क्राइटेरिया। लेकिन क्या है कि जैसे आपका पूर्व हो गया, ये उत्तर भारत में जितना भी ये क्षेत्र आएगा, ये तो आपका कम यहाँ पे गर्मी रहेगा। लेकिन ये पूर्व हो गया, ठीक है, ईस्ट में ज़्यादा गर्मी रहेगा, वेस्ट में आपका ज़्यादा गर्मी रहेगा, ठीक है, मध्य में आपका ये जो मिडिल है वहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और आपका दक्षिण भारत में ये जो है हीट वेव यहाँ पे आपका दिखेगा ही दिखेगा। तो हीट वेव क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए हीट वेव क्या होता है। हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जब किसी क्षेत्र का तापमान लगातार कई दिनों तक सामान्य से काफ़ी अधिक रहता है और मानव स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण पर अधिक प्रभाव डालता है। मान लिया जाए कि ये 40 डिग्री सेल्सियस है, मान लिया जाए लगातार ये 45 ही रहे, ठीक है, ठीक है, सामान्य ये है और ये 45 डिग्री या 42 डिग्री या 43 डिग्री लगातार ये बढ़ता रहे, तो ये कहीं ना कहीं ये हीट वेव का ही कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए परिभाषा जो है ये आईएमडी के अनुसार हम लोग देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है आईएमडी के अनुसार क्या बोला गया है कि मैदानी क्षेत्रों में, जो आपका मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे क्या होना चाहिए, अधिकतम जो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बराबर या इससे अधिक, और सामान्य से आपका 4.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर या अधिक ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये हीट वेव की स्थिति कहलाती है, ठीक है, इसे हीट वेव माना जाएगा। गंभीर हीट वेव सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस या अधिक वृद्धि, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किन क्षेत्रों में ज़्यादा ये होता है। तो ये देख लीजिए उत्तर पश्चिम, जैसे उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पश्चिम यानी यहाँ पे कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है, और आपका पंजाब है, तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। फिर मध्य भारत में, फिर पूर्वी तटीय क्षेत्र में, ये सब जगह पे ज़्यादा हीट वेव होती है। कारण इसके पीछे क्या है, तो कारण ये है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। दूसरा है हाई प्रेशर, यानी बादल नहीं बनते हैं, ताप फंस जाता है, टेम्परेचर जो ट्रैप हो जाते हैं। थर्ड है कम वर्षा, जमीन सूखी है और ज़्यादा गर्म हो जाता है। फोर्थ जो है अल नीनो, अल नीनो आने के कारण मानसून कमज़ोर हो जाता है जिसके कारण गर्मी अधिक हो जाती है। ओके, प्रभाव क्या है, तो देखिए प्रभाव ये है आपका कि हीट स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है कि हीट स्ट्रोक आता है, डिहाइड्रेशन होता है, मृत्यु तक ही संभव होता है। कृषि में देख लीजिए तो फसलें सूख जाती है इससे, ठीक है, उत्पादक घटती है। अब अर्थव्यवस्था में देखिए कि अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है कि आपका कि बिजली की मांग क्या होता है, बढ़ जाती है अगर गर्मी लगता है तो, ठीक है, पानी, देखिए कृषि के लिए भी पानी की ज़रूरत है,
ठीक है। आदमियों के लिए भी पानी की आपका कृषि के लिए पानी ज़रूरत है, आदमियों के लिए बिजली, जैसे फैन हो गया, एसी हो गया, लोग चलाते हैं, ठीक है। श्रम उत्पादन इससे क्या है, उत्पादन घट जाता है, क्योंकि गर्मी में लोग काम नहीं कर पाते, उनकी प्रोडक्टिविटी कमता ही कमता है, ठीक है। अब उपाय इसका क्या हो सकता है, तो सरकारी स्तर, हीट एक्शन प्लान, ठीक है। सरकारी स्तर पे क्या है, हीट एक्शन प्लान चलाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। व्यक्तिगत स्तर क्या किया जाता है, पानी अधिक पीजिए, धूप से बचिए, हल्के कपड़े पहनना स्टार्ट कीजिए। तो ये सब कहीं ना कहीं ये उपाय कर सकते हैं। तापमान और हीट वेव का पैटर्न क्या है, तो अब हम लोग चलते हैं मुद्दे पे। तो देखिए क्या है, अधिक तापमान वाला क्षेत्र जो है पूर्व एवं उत्तर पूर्व भारत है, पूर्व है या उत्तर पूर्व भारत है, ठीक है। यानी ये आपका पूर्व और उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट वाले, पूर्वी मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्से। कम तापमान वाले क्षेत्र उत्तर भारत, नॉर्मल से बिलो नॉर्मल होंगे। हीट वेव संभावित क्षेत्र जो है उड़ीसा आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, पुडुचेरी आएगा, ठीक है। आपका गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा, इन सब में हीट वेव आएगा। ये कब आएगा, अप्रैल जून में सामान्य से अधिक हीट वेव का दिन ये रहेगा ही रहेगा। अब है कि वर्षा और मानसून का संकेत, तो वर्षा और मानसून का संकेत, जैसे अप्रैल वर्षा सामान्य से 12% अधिक बारिश होगा, लेकिन जुलाई में अल नीनो की संभावना है, जिससे कमजोर हो जाएगा, तो वर्षा कम हो जाएगी। कूल समर जब रहता है, ठंडी गर्मी जब रहता है, जो अभी स्थिति बनने वाला है, वो क्या करेगा, उत्तर भारत में ये बिग मानसून का लिंक होता है। यानी कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के अनुसार ये बोला गया है कि गर्मी में जमीन का अधिक गर्म होना कम दबाव बनाता है, समुद्र से नमी खींचता है, लेकिन इस बार कम गर्मी होगी, तो इसके कारण कमजोर मानसून का जोखिम भी बनेगा। ऐतिहासिक उदाहरण ऐसा कब कब हुआ है, तो देखिए 2004 में हुआ है और 2014 में हुआ था। ठंडी गर्मी थी, कमजोर मानसून इसके कारण हुआ था। अब ये देख लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भूमिका क्या है। तो देखिए इस वर्ष जो मार्च में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 8 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी सामान्यतः जो है सामान्य 6 होते हैं, लेकिन इस बार 8 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इससे क्या होगा कि अधिक वर्षा होगी, तापमान ये कम रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भूमिका है। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो खतरे जो हैं कमजोर मानसून का है, खरीफ फसल प्रभावित होंगे और उर्वरक उत्पादन पर असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। ये ईरान यूएस युद्ध के कारण बनेगा, ठीक है। अब क्या है अल नीनो, हम लोग समझ लेते हैं कि अल नीनो क्या होता है। देखिए जब समुद्र का पानी जो है सामान्य से ज़्यादा गर्म, मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस है समुद्र का पानी, और ये आपका 1 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक बढ़ गया, यानी 41 भी हो गया, तो इसे क्या कहा जाएगा, समुद्र के पानी गर्म होता है, अल नीनो का कारण बनता है। ये कैसे होता है, तो सामान्य स्थिति में हवाएं जो होता है, ट्रेड विंड जो होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, यानी पूर्व है इधर, तो ये पश्चिम की ओर बहती है। और ये गर्म पानी को, जैसे ये गर्म पानी है, इसको क्या करता है, इंडोनेशिया की तरफ ले जाता है। यानी यहाँ पे आपका क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है इधर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या करेगा, ये पानी कहाँ ले जाएगा, आपका इंडोनेशिया की तरफ, ठीक है, इंडोनेशिया की तरफ। ओके। ये अल नीनो के दौरान क्या होता है कि ट्रेड विंड क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, गर्म पानी जो पूर्व की ओर फैल जाता है, और ये जो पानी जो ले जाएगा, ये आपका ठंडे पानी इधर ले जाएगा, और ये पूर्व की ओर जो है गर्म पानी यानी साउथ अमेरिका की ओर फैल जाता है। तो इसलिए ये अल नीनो की स्थिति बना। प्रभाव क्या इसका पड़ता है, तो वर्षा पैटर्न में बदलाव हो जाता है, भारत में कम मानसून हो जाता है, सूखा पड़ता है। पेरू अमेरिका में जो है, कहीं ना कहीं पेरू अमेरिका में ये ज़्यादा बारिश करवा देता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके। और इससे क्या होगा कि तापमान बढ़ता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाती है, कृषि पर भी असर पड़ता है, भारत में फसल उत्पादन घट जाता है, भारत पर प्रभाव, मानसून कमजोर होना, सूखा की संभावना। तो ये अल नीनो का पैटर्न है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ कि अल नीनो का भारत पर प्रभाव क्या रहता है, तो मानसून कमजोर होता है, सूखे की संभावना बढ़ती है, खाद्य उत्पादन प्रभावित होता है और महंगाई बढ़ जाती है इससे। अब ला नीना होता है,
ला नीना ये हुआ कि अधिक गिरावट इसमें आ जाएगा। जब समुद्र का तापमान मान लिया 40 है तो उससे 0.5, अगर 39.5 डिग्री सेल्सियस भी हुआ तो भी ये क्या हो जाएगा, ये ला नीना कहलाएगा अगर ये होता है तो। ये कैसे होता है, तो आपको देखिए सामान्य स्थिति में ट्रेड विंड जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है और उसमें पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। ला नीना के दौरान जो है आपका ट्रेड विंड्स और मजबूत हो जाता है और ठंडा पानी जो है पूर्वी प्रशांत जो से उभरता है, ठीक है। और ये एक पानी इधर आ जाता है, गर्म पानी एशिया की ओर अधिक जमा हो जाता है, गर्म पानी इधर जमा हो जाता है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रभाव क्या हुआ, तो प्रभाव ये हुआ ग्लोबल इफेक्ट्स की वर्षा पैटर्न, भारत अच्छा अधिक मानसून होगा, दक्षिण अमेरिका सूखा हो जाएगा और तापमान, वैश्विक तापमान में हल्की कमी आएगी। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि मानसून मौजूद होता है और अच्छी बारिश होती है, कृषि का लिए लाभ होता है, बाढ़ की संभावना भी बढ़ सकती है। तो ला नीना एल नीनो में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। अगला है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ना, जैसे मान लिया जाए कि ये भारत है तो ये भारत का मान लिया जाए कि ये आपका नॉर्थ इंडिया है और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए क्या बोल रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यहाँ से ये हवाएं जो उठकर हवा जो आता है तो ये नमी लेके जाता है और यहाँ पे ITCZ आपका शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से आपका यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। यानी नीचे से आपका ऊपर शिफ्ट हो जाता है ITCZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है ITCZ। तो ये आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तब आप लोग पता, सॉरी फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है। मैं वहाँ पे बताऊंगा। ये जब शिफ्ट हो जाता है तो ये यहाँ पे हवा आती है और ये जब टकराती है और टकरा कर क्या करती है, कुछ हवाएं तो पार हो जाती है, जो वापस आती है तो ये नमी से कारण से क्या होता है, बारिश करवाती है उत्तर भारत में। तो यही बोल रहा है, ये सर्दियों के मौसम में होता है। ये क्या बोल रहा है कि ऐसे मौसम तंत्र हैं जो पश्चिमी से पूर्व की ओर, यानी ये पश्चिम है, मेडिटेरेनियन से पूर्व की ओर बह रहा है, ठीक है, तो भारत में प्रवेश किया और विशेषकर उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत है यानी ये भारत जो है इसमें क्या करता है, सर्दियों में बारिश और हिमपात लाते हैं। उत्पत्ति देखिए क्या होता है, इनका जन्म जो ये मैं बताया कि भूमध्य सागर हो गया आपका, भूमध्य सागर क्षेत्र में होता है। ये पश्चिम पवनों को साथ ले चलता है, ठीक है, ये साथ लेते हुए चलता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ तक ये पहुँच जाता है। और कार्य अवधि ये लो प्रेशर सिस्टम होता है, यानी लो प्रेशर बनाएगा, ठीक है, अपने साथ ये नमी भी लाता है। भारत में पहुंचकर 12 इस प्लेन में बारिश करवाता है, बर्फबारी यानी हिमालय में ये बर्फबारी करवाता है। प्रभाव इसका क्या पड़ता है, सर्दियों में भी उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी होता है। रबी फसलों यानी गेहूँ सरसों के लिए ये लाभदायक होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, तापमान पर क्या असर पड़ता है, तो तापमान कम करते हैं, तापमान जो होगा कम करता है, ठंडा जो है ठंड जो है बढ़ा देता है, असमान मौसम, कभी कभी ओलावृष्टि होता है, भारी वर्षा होता है, फलों को नुकसान पहुंचता है। कृषि महत्व क्या है कि रबी फसलों के लिए लाइफ लाइन माना जाता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस याद रखिएगा कि रबी फसलों के लिए ये लाइफ लाइन माना जाता है, लेकिन अत्यधिक होने पर भी ये नुकसान ही पहुंचाता है। अब है हमारे लिए इसका IMD पढ़ना, यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी है, जो मौसम, जलवायु और भूकंपीय यानी सिस्मोलॉजिकल गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हैं, यानी मौसम का भी, जलवायु का भी, भूकंप का भी। ये कब स्थापना हुआ था इसका, तो 1875 में हुआ था, याद रखिएगा। IMD का जो स्थापना हुआ था 1875, ये कहाँ है मुख्यालय इसका, नई दिल्ली में। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नई दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पृथ्वी विज्ञान के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका जो कार्य है देख लीजिए, कार्य क्या करता है, फंक्शंस। तो पहला कार्य है मौसम पूर्वानुमान लगाना, यानी वेदर फोरकास्टिंग करना। दैनिक, साप्ताहिक, मौसमी ये पूर्वानुमान जारी करता है। मानसून का पूर्वानुमान भी ये जारी करता है। उसके बाद दूसरा है आपदा चेतावनी प्रदान करता है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि आपके मोबाइल में अगर कहीं ओलावृष्टि या थंडर स्ट्रॉम जो गिरने वाला होता है उसकी जानकारी देता है कि हाँ यहाँ पे ओलावृष्टि होगा, यहाँ पे वज्रपात होगा या बारिश किधर होगा, तो ये पहले ही चेतावनी दे दिया जाता है।
कि चक्रवात कहाँ आने वाला है, हीट वेव कहाँ आने वाला है, ठंडा कहाँ लहर चलने वाला, भारी वर्षा कहाँ होने वाला है, तो ये पहले ही जानकारी देता है। समय पर चेतावनी देकर नुकसान ये कम करता है। थर्ड है कि जलवायु अध्ययन यानी क्लाइमेट रिसर्च करता है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर ये अध्ययन करता है। अल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया जैसी घटनाओं का ये विश्लेषण करता है, जैसे अभी करके ही बताया है। फोर्थ है विमानन और समुद्री सेवाएं, जैसे हवाई उड़ानें हो गया, जहाज़ों हो गया, उनके लिए मौसम जानकारी ये प्रदान करता है। पांचवा है भूकंप निगरानी। ये भूकंप जो निगरानी करता है मतलब अर्थक्वेक की जानकारी कहीं न कहीं और विश्लेषण ये करता है, ठीक है। अब है इसका एमसीक्यू। एमसीक्यू देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कुछ ज़्यादा बड़ा ही ये आपका था, ये भी आपका मुद्दा, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 19वीं सदी में हुई थी, बिल्कुल 1875 में, यानी 19वीं शताब्दी में ही हुआ था। आईएमडी भारत के पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बिल्कुल नहीं। ये अर्थ साइंस के अधीन आता है, ठीक है, अर्थ साइंस, ठीक है, अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है, थर्ड है कि आईएमडी चक्रवात, हीटवेव, मानसून से संबंधित पूर्वानुमान जारी करता है, बिल्कुल ये सही है। एक और तीन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए कि असर्शन और रीजन का है। असर्शन में बोल रहा है कि अल नीनो भारत में सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है, बिल्कुल। रीजन है कि अल नीनो के दौरान जो ट्रेड विंड होता है मजबूत हो जाती है और गर्म पानी एशिया की ओर जमा होता है, ऐसा नहीं है, कमजोर हो जाती है। कमजोर अगर ये मजबूत रहेगी ये ट्रेड विंड तो भारी वर्षा भारत में होगी, तो यानी ए सही है और आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले है, देखिए अगला जो हम मुद्दा है क्या कह रहा है कि आपका एक है सानंद ब्रिज टू सिलिकॉन वैली, पीएम ऑन राइज इन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी ने सानंद यानी गुजरात में केनीज सेमिकॉन की सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया, तो ये बात याद रखिएगा। किन्स जो केनीज सेमिकॉन की उद्घाटन किसने किया है, तो पीएम मोदी ने किया। इसे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तब हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। देखिए ये न्यूज़ था, ये न्यूज़ आप लोग को ये सानंद में हुआ है। सेमीकंडक्टर आपका जो की सेमिकॉन की सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ, सानंद में, तो ये क्वेश्चन आपको करंट हो गया। अब इसी के तहत हम लोग समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखिए सेमीकंडक्टर एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता, कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना तो पूरी तरह चालकता का कंडक्टर होता है और ना ही पूरी तरह अचालक होता है, इंसुलेटर होता है। यानी ये बीच की स्थिति मानी जाती है। मान लिया जाए, देखिए इधर कंडक्टर है और इधर आपका इंसुलेटर है, और ये जो बीच में यही ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सेमीकंडक्टर। जो ये क्या करता है कि जब इसकी ज़रूरत जितनी बिजली की ज़रूरत होगी वो इतनी ही तेज़ी से देगी, ठीक है। तो ये आगे आप लोग पढ़िएगा। देखिए क्या करता है कि उदाहरण के लिए सिलिकॉन हो गया सबसे प्रमुख, जर्मेनियम हो गया, काम कैसे करता है, इनमें डोपिंग करके इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाई या घटाई जाती है। मान लिया कि अगर कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा ज़रूरत इधर है तो इधर देगा, इधर है अगर इधर देगा, ठीक है। इससे बनते हैं ट्रांजिस्टर से बनते हैं, डायोड से बनते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट से बनते हैं, चिप से बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ऑटोमोबाइल्स में, आधुनिक कारों में चिप्स के सिस्टम लगाया गया है। स्पेस और रक्षा क्षेत्र में, जैसे उपग्रह हो गया, मिसाइल हो गया, रडार में। नई तकनीक अब आ गए हैं, एआई आ गया है, 5G आ गया, आईओटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। महत्व क्या है इसका, तो देखिए महत्व ये है कि डिजिटल इकोनॉमी की एक बैकबोन है, यानी रीढ़ है, आधुनिक जीवन का एक आधार है, रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक संसाधन ये है। अब इसी के तहत हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन क्या है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे देश को सेमीकंडक्टर निर्माण यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शुरू किया गया है। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट से ही चिप बनाया जाता है, ठीक है, और वो हमारे पास नहीं है, हम लोग कहीं आयात से निर्भर है। तो क्यों ना हमें ये हब बनाया जाए, इसी के लिए सेमीकंडक्टर कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत काम है। आपको उपयोग तो मैं बताया कि कहाँ-कहाँ इसका उपयोग होता है, ठीक है, बैटरी वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर निर्माण जो है आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शुरुआत किया
ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। वर्ष 2021 में लागू करने वाली ये संस्था कौन थे? आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेटी के द्वारा ये लागू किया गया है। और उद्देश्य क्या था कि भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाना, ठीक है, आयात पर निर्भरता कम करना, सप्लाई चेन जो है रिजिलियंस बनाना और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब है कि मुख्य घटक क्या है इसका। देखिए मुख्य घटक ये है कि सेमीकंडक्टर आपका फैब्रिकेशन यूनिट्स बनाना, ठीक है, जैसे चिप्स जो है बनाने की पूरी प्रक्रिया यानी डिजाइन भी हो, डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन तक की फैब जो बोला जाता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, जो फैब्रिकेशन यूनिट्स बोला जाता है। एटीएमपी जो यूनिट्स क्या होता है, असेंबल करना, ए से असेंबल, टी से टेस्टिंग, एम से मार्किंग और पी से पैकेजिंग, ये बनाना, ठीक है, चिप्स को तैयार और यूजेबल जो बनाने। थर्ड है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी चिप डिजाइन कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। अब वित्तीय सहायता क्या है, इंसेंटिव जो दिया जाता है सरकार द्वारा 50% तक वित्तीय सहायता किया जाता है। बड़े निवेश जो बिलियनियर जो ऑफ डॉलर्स को ये आकर्षित करता है, ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसका महत्व क्या है, तो देखिए आर्थिक जो है कि रोजगार इससे सृजन होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। रणनीतिक है क्या है महत्व इसका, तो सेमी कंडक्टर अगर होता है तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इससे उत्पादन होता है, रक्षा और एआई में उपयोग किया जाता है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी भी हमारा बढ़ता है। लेकिन इसमें अभी भी कहीं ना कहीं चुनौतियाँ क्या क्या है, देखिए ये अत्यधिक लागत है, हाई कैपिटल इसका, एडवांस टेक्नोलॉजी की हमारे पास अभी भी कमी है, स्किल्ड मैन पावर की भी ज़रूरत है, और ग्लोबल कंपटीशन यानी ताइवान और साउथ कोरिया जो है ये चिप में अग्रणी देश है, ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसी के तहत एक पैक्स सिल्का आया था। पैक्स सिल्का क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। पैक्स सिल्का एक प्रस्तावित उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण तकनीक सप्लाई चेन जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाना। मुख्य फोकस जो रहेगा पैक्स सिल्का में ये आपका सेमीकंडक्टर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और रेयर अर्थ एलिमेंट यानी दुर्लभ खनिज पे ये फोकस रहने वाला है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि सप्लाई चेन जो है आपका कहीं ना कहीं, अब देखिए यहाँ पे सप्लाई चेन है ये आपका क्या करेगा, सप्लाई चेन सिक्योरिटी देगा, चीन पर निर्भरता को कम करेगा, ठीक है, ट्रस्टेड पार्टनरशिप नेटवर्क बनाएगा, ठीक है। और भारत की जो भूमिका है इसमें क्या रहेगा, भारत इस पहल में शामिल होकर ग्लोबल टेक इकोसिस्टम में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूत कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है बनाए रख रहा है, ठीक है। अब इसका महत्व क्या होगा पैक्सिल का, तो देखिए रणनीतिक टेक्नोलॉजी इससे बढ़ेगी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा है, आर्थिक निवेश और उत्पादन के अवसर बढ़ेंगे। वैश्विक राजनीति में तो टेक अलायंस का नया दौर है, तो ये कहीं ना कहीं वैश्विक राजनीति में हमारा भागीदारी बढ़ रहा है। और चुनौतियाँ क्या है कि जियो पॉलिटिक्स जैसे यूएस चाइना राइवलरी हो जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी गैप है हमारे पास, सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेशन भी कहीं ना कहीं चुनौती बन के उभरता है। ये पहल जो है ना मुख्यतः जो लाइक माइंडेड देशों पर आधारित है, जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, नेतृत्व करता यूएसए के द्वारा ही ये लाया गया है। इंडिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, यूरोपियन यूनियन है, ये सभी देश सेमीकंडक्टर या रेयर अर्थात में सहयोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो प्रश्न पे चलते हैं, एमसीक्यू देखिए एमसीक्यू क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य में भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। यह मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लागू किया गया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी कथन सही है। थर्ड कथन यह मिशन के तहत केवल चिप डिजाइन को प्रोत्साहित दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, केवल एक और दो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्या है कि देखिए इसमें ऊपर नीला डेब्रिस के बारे में ही है। संदर्भ क्या है कि पृथ्वी का ऑर्बिटल स्पेस यानी कक्षा क्षेत्र जो है अब भीड़ भाड़ वाला बन गया है, क्राउडेड हो गया है, जिसके कारण ये नाजुक हो गया, फ्रजाइल हो गया और खतरनाक भी हो गया है। समस्या केवल तकनीकी नहीं बल्कि गवर्नेंस फेल्योर भी माना जा रहा है। कैसे, तो स्पेस डेब्रिस क्या है पहले ये हम लोग जानते हैं। देखिए अंतरिक्ष में मौजूद
निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के अवशेष, टकराव से बने छोटे छोटे टुकड़े, ये सभी मिलकर स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष कचरा बनाते हैं। मान लिया जाए, ठीक है, देखिए मान लिया कोई ग्रह आप हम लोग सैटेलाइट भेजे, ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया तो ये ऊपर ही रहेगा। अगर कोई रॉकेट का अवशेष यहाँ पे बचा हुआ भेजा गया तो वो भी ये ऊपर ही है, ठीक है। अब इनसे क्या हुआ, टकराया टकराया तो छोटे छोटे टुकड़े में ये टूटा, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाता है, ये सब ये जो सारा हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये बनता है। 1 मिनट, आपका यहाँ पे अब नहीं लग पाता है, 1 मिनट, थोड़ा स्टार्टिंग में ही मुझे ये करना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत है। पहले ही आपको मैं ये पेज पर, पहला पेज पर मैं आपको ले जाना चाहता था, ठीक है। एक मिनट, देखिए पहला पेज पे आपको ले, हाँ ये देखिए, ये आपको डेब्रिस है, ठीक है, स्पेस डेब्रिस है। देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए मार्क मैं कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ आपको। अब देखिए ये एक, देखिए डेब्रिस है आपका, इसको भी डेब्रिस बोलेंगे, इसको भी डेब्रिस बोलेंगे, इसको भी डेब्रिस, देखिए छोटा छोटा कितना डेब्रिस है, यानी इसको कचरा बोलेंगे, ठीक है। मान लिया जो हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं तो ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। मान लिया सैटेलाइट का ही उपयोग हो गया और ये ऊपर ही रहेगा, इसे नीचे लाने का कोई गवर्नेंस काम नहीं करता, ये मैं दिखाना चाह रहा था अभी आपको, ठीक है। तो ये आप, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या कह रहा है आपको, गवर्नेंस की जो आपका समस्या क्या है, समस्या क्या है कि गंभीरता, जितने सिक्के के जितने छोटा टुकड़ा से, समस्या की गंभीरता ये है कि सिक्के के जितने छोटा टुकड़ा भी अगर कोई उपग्रह को नष्ट कर सकता है, कोई भी सैटेलाइट है उसको नष्ट कर सकता है। इस टकराव हजारों नए टुकड़े, मतलब हर टकराव जो होता है हजारों नए नए टुकड़े बनाते हैं और इसे ही केसलर संबंध का खतरा बन सकता है। कच्चा में जो आपका ऑर्बिटल में चेन रिएक्शन का काम करता है, ठीक है। अब ये है अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या बताता है, तो देखिए ऑटर स्पेस एक ट्रीटी हुआ है जिसमें मुख्य प्रावधान ये है कि आर्टिकल इसका जो 6 है वो कहता है कि देश अपने प्राइवेट एक्टर्स के लिए जिम्मेदार है। जो प्राइवेट एक्टर्स है वो अपना देश जिम्मेदार है उसका। आर्टिकल 7 कहता है नुकसान की लायबिलिटी जिम्मेदारी है। समस्या ये है कि ये नियम क्यूमुलेटिव डैमेज है, यानी धीरे धीरे बढ़ते नुकसान को मतलब के लिए है, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए ये नहीं बनाए गए हैं। जो जैसे अभी बढ़ रहा है, डिग्री ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसे, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस की जो प्रमुख कमियां हैं उसको कहीं ना कहीं ये उजागर कर रहा है। कौन सा कमियां है, डेटा असमानता, सभी देशों और कंपनियों को ऑर्बिटल डेटा बराबर नहीं मिलता है, ये बता रहा है, ठीक है। निगरानी क्या है कि निगरानी की इससे कमी आ रही है, ठीक है। यह वेरीफाई नहीं किया जाता है कि सैटेलाइट सही तरीके से डिस्पेज हुआ या नहीं हुआ। अब वैश्विक मानकों की कमी हम लोग देखते हैं तो हर देश के नियम अलग अलग होते हैं, ठीक है। कंपनियां लूज रेगुलेशन वाले देशों को चुनती है, कहाँ मतलब जो लूज वहाँ का नियम में कहाँ कमी है, मतलब जो कम वहाँ पे नियम लागू होता है वहाँ देश चूज कर और वहाँ से क्या होता है सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। फोर्थ क्या होता है कि वो वॉलेंट्री गाइडलाइंस भी है, पहले अनिवार्य नहीं, कोई सख्त दंड नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चुनौती बन के उभरती है। नई चुनौती क्या है, तो जैसे प्राइवेट सेक्टर, जैसे आपका स्पेसएक्स हो गया, स्टार लिंक हो गया, जैसे बड़े सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो है ये क्या करते हैं, इनका अभी एक नया दौर, नया चुनौती बना है। ये परिणामता क्या है, ऑर्बिटल जो है तेजी से ऑर्बिटल कक्षा जो डेब्रिस कहीं ना कहीं ये बढ़ा रहा है। अब नैतिक पहलू क्या है, तो देखिए नैतिक जो पहलू बनता है, क्या वर्तमान पीढ़ी फ्यूचर जनरेशन को स्पेस छीन रही है, क्या कॉन्स्टेशन नेग्लिजेंस माना जाए, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल लागू होना चाहिए, प्रिकॉशनरी जो प्रिंसिपल की जरूरत है, इंट्री इंटर जनरेशन इक्वलिटी इक्विटी भी लाने की आवश्यकता यहाँ पे है। अब भारत के लिए क्या अवसर बनता है, तो देखिए भारत के लिए अवसर ये बन जाता है कि भारत तेजी से एक्सपांडिंग स्पेस सेक्टर है,
तेज़ी से बढ़ा रहा है, कॉमर्शियल पार्टिसिपेशन बढ़ा रहा है। अवसर ये है कि नया स्पेस लॉ बनाते समय स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग नॉर्म्स भी बनाने की ज़रूरत है। डेविस मिटिगेशन रूल्स बनाइए, डाटा शेयरिंग कीजिए। भारत ग्लोबल नॉर्म सेटर बन सकता है। अगर ये सब बनाएगा तो भारत का ये जो नॉर्म है ये कहीं न कहीं ग्लोबल नॉर्म बनेगा और ये जो विश्व का गुरु बनना चाहता है तो कहीं न कहीं ये इनकी उस मार्ग में बहुत अच्छे ये मार्गदर्शक के रूप में बनेगा। ठीक है? तो ये बात आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। समाधान क्या हो सकता है? तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करने की आवश्यकता है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी डाटा शेयरिंग करने की आवश्यकता है। एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल रूल मैंडेटरी कीजिए। लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मजबूत कीजिए। सस्टेनेबल स्पेस पॉलिसी लाइए। तो ये सब करने की आवश्यकता यहाँ पे है। ठीक है? उसी के तहत हमारा एक आता है केसलर सिंड्रोम। तो केसलर सिंड्रोम क्या होता है? ये देखिएगा। केसलर सिंड्रोम क्या होता है? तो एक क्या है? ये एक वैज्ञानिक अवधारणा है। जिसके अनुसार क्या होता है अंतरिक्ष में मौजूद मलबा यानी स्पेस डेब्रिस इतना बढ़ सकता है कि उपग्रहों के बीच टकराव की श्रृंखला शुरू हो जाता है। सरल भाषा में देखिए क्या होता है। एक सैटेलाइट हम लोग भेज दिए ये, ठीक है? इसका हजारों टुकड़ा हो गया, ये फिर ऐसे टुकड़ों में हो गया। ये टुकड़े और सैटेलाइट से टकराते, फिर से मैं भेजा, तो ये फिर क्या हो गया कि और ये बढ़ेगा। मतलब ये डेब्रिस बनता ही जाता है, ये प्रक्रिया लगातार हो जाती है, तो ये एक चैन बन गया। तो इसी को क्या कहा जाता है? केसलर सिंड्रोम। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आता है केसलर सिंड्रोम का। और ये कैसे काम करता है? तो सैटेलाइट और डेब्रिस कक्षा में घूमते रहते हैं बहुत तेज़ गति से, लगभग आपका 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ये टकराव होता है। हर कोलिजन हज़ारों नए टुकड़े उत्पन्न करते हैं और इससे चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। परिणाम इसका क्या होता है? तो इम्पैक्ट देखिए, सैटेलाइट को नुकसान हो जाता है, कम्युनिकेशन हो गया, जीपीएस हो गया, वेदर सैटेलाइट इससे नष्ट हो सकते हैं। स्पेस अनयूजुअल हो सकता है, कुछ कक्षाएँ पूरी तरह से अनसेफ हो सकती हैं। स्पेस मिशन पर भी असर पड़ सकते हैं, जैसे नए सैटेलाइट लॉन्च करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है? अब इसका महत्व क्या है? तो देखिए, महत्व ये है कि बढ़ती सैटेलाइट लॉन्चेस जैसे स्पेस एक्स हो गया, स्टारलिंक हो गया, इनका स्पेस डेब्रिस जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए केसलर सिंड्रोम का खतरा वास्तविक होते जा रहा है। रोकथाम के लिए क्या प्रिवेंशन क्या है? तो देखिए, प्रिवेंशन ये है कि सैटेलाइट का जो सही डिस्पोज़ल या एंड ऑफ लाइफ करवाना ज़रूरी है। डेब्रिस ट्रैकिंग सिस्टम लाना चाहिए, इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशन बनाना चाहिए, कोलिजन और अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ की आवश्यकता हमारा हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा फॉरवर्ड आप आपका वे फॉरवर्ड आप बता सकते हैं समाधान। और आज का जो क्वेश्चंस है देखिए एमसीक्यू, कि केसलर सिंड्रोम अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच टकराव की श्रृंखला से संबंधित है। बिल्कुल ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड है कि यह सिद्धांत बताता है कि एक बार शुरू होने पर स्पेस डिलीवरीज लगातार बढ़ सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है? तो दूसरा भी हमारा सही है। ये मुख्यतः पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर होने वाले घटनाओं से संबंधित है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, केवल 1 और 2। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 1000 सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नए लर्नर हैं प्लीज़ ये 4 फाउंडेशन कोर्स में आपको अगर 1000 सब्सक्राइबर में शामिल होते हैं तो आपको 4 फाउंडेशन कोर्स में ये स्टडी गिफ्ट मिलेगा। ठीक है? हमारे यूट्यूब चैनल आपको वेब्स अकेडमी ऐप वाले पे जो कोर्स आएँगे उन पे गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।